बी एंड बी एस सी पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपवर्तन। यानी पिछले अध्याय में अपन ने अपक्षय का अध्ययन किया था और अपक्षय किसे कहा जाता है? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। और जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। यानी अपक्षय के कारण से, भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से या प्राणीवर्गीय कारण से, जीव जंतुओं के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। इसमें दोनों प्रकार की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है, रासायनिक क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात भौतिक कारणों से अगर चट्टान अपने स्थान पर टूटती है अर्थात उसका विघटन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? भौतिक अपक्षय कहा जाता है। लेकिन अगर रासायनिक कारणों से चट्टान अपने स्थान पर घुल जाती है, क्योंकि चट्टान के साथ में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और जैसे ही जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी या ऑक्सीजन मिली होगी, वहां के खनिजों के साथ क्रिया करेगी और वो चट्टानें घुल जाती है। तो विघटन तथा वियोजन की जो क्रिया होती है उसके कारण से अगर चट्टानें अपने स्थान पर टूटती है तो ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। लेकिन अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो बाह्य शक्तियों के कारण से, और बाह्य शक्ति में किसको लिया जाता है? नदी को लिया जाता है, यानी जल को लिया जाता है, वायु को लिया जाता है या हिमानी को लिया जाता है। जब जल के प्रभाव के कारण से, वायु के प्रभाव के कारण से या द्रव के प्रभाव के कारण से, ये तो बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। या दूसरा आ जाता है साध्य लहर। इनके प्रभाव के कारण से जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अर्थात अपवर्तन के अंतर्गत गतिशील अभिकरण को लिया जाता है, मोबाइल एजेंसी को लिया जाता है, जिसमें टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो चट्टानों के टुकड़ों के एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। जब अपवर्तन की क्रिया होती है तो इन कंकर पत्थर के टुकड़ों में चट्टान चूर्ण का निर्माण हो जाता है। चट्टान चूर्ण का निर्माण कब होगा? जब टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो जल के द्वारा और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उनमें अपकर्षण की क्रिया होती है और सन्निकर्षण की क्रिया होती है। जब अपकर्षण और सन्निकर्षण की क्रिया होती है तो ये मोटे कंकर पत्थर के टुकड़े हैं ये बारीक रेत के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके कारण से जिसका निर्माण होता है? चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है। अर्थात सबको सम्मिलित रूप से यही कहा जाएगा, अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूसरे स्थान पर जाने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। अब इसके बाद में आते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारकों की बात करें तो अपवर्तन के कारक में परिवहन को लिया जाता है, दूसरा आकर्षण को लेते हैं, सन्निकर्षण को लिया जाता है और तीसरा आता है निक्षेपण को लिया जाता है। यानी अपवर्तन कारक के अंतर्गत
तीन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले होता है परिवहन। अपर्दन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। क्योंकि परिवहन की क्रिया में जो कंकर पत्थर के टुकड़े हैं, अपक्षय के फलस्वरूप जो टूटे हुए चट्टान के जो टुकड़े हैं, वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा या फिर बाद में प्रवाह के द्वारा एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं, और दूसरे स्थान पर जाने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। अर्थात परिवहन की क्रिया में जो चट्टानों के टुकड़े हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। वो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहां चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो परिवहन का तात्पर्य क्या होता है? अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप जो टूटी हुई चट्टान के टुकड़े हैं, उनका एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर चले जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। इसके बाद में आता है अपघर्षण और सन्निकर्षण। अपघर्षण का तात्पर्य होता है जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं, जब वे जल के द्वारा, वायु के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये बर्मा या छेदक यंत्र का कार्य करते हैं। अर्थात ये यांत्रिक क्रिया करते हैं, और जब ये यांत्रिक क्रिया करते हैं तो ये जिस धरातलीय भाग से गुजरते हैं उस धरातलीय भाग को घिसते हुए चले जाते हैं, और उस धरातलीय भाग को घिसने की ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। जब टूटे हुए चट्टान के टुकड़े जल के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जब ये दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये उस धरातलीय भाग को घिसते हुए चले जाते हैं, और उस धरातलीय भाग को घिसने की ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। दूसरी बात आती है सन्निकर्षण। जब जल के साथ या वायु के साथ या बर्फ के साथ जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और आपस में रगड़ खाते हुए जाते हैं और महीन रेत के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपस में रगड़ खाने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सन्निकर्षण कहा जाता है। यानी अपघर्षण का तात्पर्य तो क्या होगा? चट्टान के जो टुकड़े हैं उनके आपस में जो रगड़ खाने की क्रिया है वो तो कहलाएगी सन्निकर्षण कहलाएगी। और अगर वो धरातलीय भाग को घिसते हुए चलते हैं तो ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। इसके कारण से जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो अत्यंत बारीक हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं। अत्यंत बारीक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। अपघर्षण और सन्निकर्षण की क्रिया जब संपन्न होती है तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और ये वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो नदी के कारण भी निर्मित होती है, वायु के कारण भी निर्मित होती है और काष्ठ के कारण से भी निर्मित होती है। जैसे नदी की बात करें तो नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसमें वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक गार्ड आता है, दूसरा आता है कैलिना। वी आकार की घाटी के अलावा जलप्रपात का निर्माण होता है, संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, जलगट्टिका का निर्माण होगा, नदी वेदिका और नदी विसर्ग का निर्माण। ये तो क्या है? अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां है और इनका निर्माण अपक्षय तथा अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है। दूसरा जैसे वायु के द्वारा है
तो वायु के द्वारा जैसे वात करते हैं, इनसे वर्ग है, छत्रकशिला है, भूस्तंभ है, ज्यूजेन है, यार्डान है। यानी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे काष्ठ के द्वारा घोलरंध्र है, डोलाइट है, युवाला है, और कोल है। तो जब जल के द्वारा, वायु के द्वारा या चूने वाली चट्टानों में अपघर्षण और सन्निकर्षण की क्रिया होती है, तो उस धरातलीय भाग से कंकड़ पत्थर के अवशेष अपने स्थान से हट जाते हैं और हटने के कारण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे वी आकार की घाटी। जब किसी भी पर्वतीय स्थलाकृति में तल या पेंदे में कटाव लगता है, तो तल या पेंदे में कटाव लगने के कारण से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और इस वी आकार की घाटी के दो रूप पाए जाते हैं, एक गाढ़ होता है, दूसरा क्या होता है, कैनियन होता है। ऐसे जलप्रपात का निर्माण होगा। अगर ऊपरी भाग में कठोर चट्टानें पाई जाती है और नीचे वाले भाग में कोमल चट्टानें पाई जाती है, तो ऊपर वाला भाग तो कम कटता है, लेकिन नीचे वाला भाग अत्यधिक दूरी तक कटता चला जाता है। और जब किसी स्थलाकृति के ऊपर से जल गिरता है तो इसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात। ऐसे अगर सीढ़ी के समान आकृति का विकास होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, संरचनात्मक सोपान कहा जाएगा। कंकड़ पत्थर के टुकड़े अगर जल के साथ घूमते हुए चले जाते हैं और गड्ढे के समान संरचना का विकास कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जल गर्तिका कहा जाता है। नदी वेदिका, नदी के पुनर्यौवन की अवस्था होती है और नदी विसर्प, नदी हमेशा कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण से सांप के समान बल खाती हुई चलती है। और जब नदी सांप के समान बल खाती हुई चलती है तो उसके कारण से एक स्थान पर कटाव लगता है, दूसरे स्थान पर क्या होता है, निक्षेपण होता है। धीरे धीरे नदी का मार्ग तो सीधा हो जाता है, लेकिन चाप वाला भाग बच जाता है और उसे क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है या चाप झील कहा जाता है। इसी प्रकार से वायु के द्वारा वात गर्त, वायु के द्वारा निर्मित गड्ढे को क्या कहा जाएगा, वात गर्त। इनसे टीपीय पर्वत होते हैं, छतरी के समान आकृति बनेगी तो छत्रकशिला कहा जाता है। भूस्तंभ का निर्माण होता है, ज्यूजेन का निर्माण होता है और यार्डान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से काष्ठ स्थलाकृतियों में घोलरंध्र का निर्माण होगा, ईंट के समान आकृति का विकास होगा तो इसे डोलाइन कहा जाता है, युवाला कहा जाता है, कोली कहा जाता है। इन्हें सब चीजों का अध्ययन अपन आगे वाले अध्याय में करेंगे। इसके बाद में आता है निक्षेपण। जब टूटे हुए चट्टान के टुकड़े वायु के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं और जैसे या तो जल का वेग कम हो जाता है या वायु का प्रवाह वेग कम हो जाता है, तो जल और वायु इन कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ हो जाती है। और जब इन कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और वायु ले जाने में असमर्थ हो जाती है तो इनका वहीं पर जमाव हो जाता है और इन कंकड़ पत्थर के अवशेष या अवसाद या जीवावशेषों के जमने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। अर्थात निक्षेपण की क्रिया क्या होती है, जिसमें जो मोबाइल अभिकरण है, गतिशील जो क्रिया होती है, वो कंकड़ पत्थर के टुकड़े अपने स्थान पे अगर जम जाते हैं तो जमने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। और निक्षेपण के कारण भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी की बात करें तो जैसे जलोढ़ पंख बन जाएगा,
वैसे जलोढ़ शंकु बन जाएगा प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा का निर्माण होगा। ये तो किसके द्वारा निर्मित होंगे? नदी के द्वारा। जैसे ही नदी पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो नदी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या तो नदी अनेक शाखा में विभक्त हो जाती है या ढाल प्रवणता कम होने के कारण से नदी का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे नदी का वेग कम होगा, नदी में पदार्थों के परिवहन सामर्थ्यता की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और पदार्थ वहीं पर जमा हो जाती है। जमा होने के कारण से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगा। जलोढ़ पंख बनेगा, जलोढ़ शंकु बनेगा, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा? डेल्टा का निर्माण होगा। इसी प्रकार से वायु के द्वारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है और लौहेज का निर्माण होता है। काष्ठ शिलाकृतियों की बात करें तो इनके द्वारा दो प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो तीन प्रकार की क्रिया संपन्न होगी। एक परिवहन जिसमें कंकड़ पत्थर के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अपकर्षण और सन्निकर्षण के कारण से चट्टान बारीक रेत के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, छोटे कणों का निर्माण होता है और निक्षेपण की क्रिया में जब जल का वायु का वेग कम हो जाता है तो कंकड़ पत्थर के टुकड़े उसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और कंकड़ पत्थर के टुकड़े के उसी स्थान पर जमा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। तो ये तो था अपवर्तन। अगले अध्याय में अपन बात करेंगे अपवर्तन चक्र की बात करेंगे और उसमें दो लोगों के अपवर्तन चक्र का अध्ययन करेंगे। एक डेविस का अपवर्तन चक्र और दूसरा पेक का अपवर्तन चक्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।